हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे न्यू एनसीईआरटी सोशल साइंस क्लास 6 चैप्टर 14 जिसका शीर्षक है हमारे आसपास की आर्थिक गतिविधियां। कौटिल्य जिन्होंने अर्थशास्त्र लिखा हुआ है उसमें से एक प्रसंग लिया गया है। आर्थिक गतिविधि से ही समृद्धि आती है, इसका अभाव भौतिक तनाव देता है। सार्थक आर्थिक गतिविधि का अभाव वर्तमान समृद्धि और भावी प्रगति में बाधक होता है। यहाँ बताया जा रहा है कि समृद्धि लाने के लिए आपको कोई न कोई आर्थिक गतिविधि करनी पड़ेगी। अगर आर्थिक गतिविधि नहीं कर रहे हैं तो आपके पास भौतिक वस्तुओं की कमी होगी जिससे आपको तनाव होगा। और सार्थक आर्थिक गतिविधि का अभाव, यदि आप ऐसा कोई आर्थिक गतिविधि नहीं कर रहे हैं जिसके आसपास धन संपत्ति आए तो आपकी वर्तमान समृद्धि समृद्धि भी रुकेगी और फ्यूचर की भी समृद्धि रुकेगी। यहाँ पे 3 प्रश्नों के जवाब हमको मिलेंगे। आर्थिक गतिविधि को किस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है? विभिन्न आर्थिक गतिविधियों को सेक्टरों के समूहबद्ध करने का क्या आधार है? यह 3 क्षेत्र या फिर सेक्टर आपस में किस प्रकार से संबंधित हैं? परिचय। हमने 2 प्रकार की गतिविधियों के बारे में पहले ही सीखा है, आर्थिक और गैर आर्थिक। जिन गतिविधियों में मौद्रिक मूल्य का अर्जन होता है उन्हें आर्थिक गतिविधि कहते हैं। हमने गैर आर्थिक गतिविधि की महत्व के बारे में जाना है। इन गतिविधियों को भली भांति समझने के लिए इस अध्याय में हम जानेंगे कि इन आर्थिक गतिविधियों को कैसे वर्गीकृत किया जाता है और एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न है। बीते दशकों में आर्थिक गतिविधियों की संख्या में तीव्र गति से बढ़ी है। उदाहरण के लिए पहले के समय में लोग कृषि, पशुपालन, औजारों का निर्माण, मिट्टी के बर्तन बनाना और कपड़े बुनना इत्यादि गतिविधियों में सम्मिलित होते थे। जैसे जैसे समाज में प्रगति हुई उन आर्थिक गतिविधियों में भी वृद्धि हुई जिनके माध्यम से लोग अपनी आजीविका चलाते हैं। आज अनेक प्रकार की आर्थिक गतिविधियां हैं, जैसे कंप्यूटर, मोबाइल फोन, ड्रोन का निर्माण, बैंक, विद्यालय, होटल में कार्य करना, परिवहन के लिए विभिन्न प्रकार के वाहन चलाना, फर्नीचर तैयार करना, मशीन से कपड़े सिलना, सॉफ्टवेयर बनाना, रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन की मरम्मत करना आदि। इन सभी गतिविधियों के वर्गीकरण से हमें यह समझने में सहायता मिलती है कि ये कैसे कार्य करती हैं और इनके मध्य क्या संबंध है। आर्थिक क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों का वर्गीकरण। कुछ आर्थिक गतिविधियों में समान विशेषताएं होती हैं और इनके आधार पर इन्हें एक समूह या व्यापक समूह में वर्गीकृत किया जा सकता है, जिन्हें आर्थिक क्षेत्र कहते हैं। देखो, हम व्यापक समूह के स्तर पर पार्ट में बांट सकते हैं। आर्थिक क्षेत्र कहते हैं, जैसे प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। 3 प्रकार के मुख्य आर्थिक क्षेत्र होते हैं। कौन कौन? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। इन क्षेत्रकों के मुख्य गतिविधियों को 197 पर चित्रित किया दिखाया गया है। आर्थिक क्षेत्र क्या होते हैं? व्यापक समूह जिनमें ऐसी विभिन्न गतिविधियां सम्मिलित होती हैं जिनसे एक राष्ट्र की आर्थिक समृद्धि में सहायता मिलती है। हम देखेंगे कि प्राथमिक गतिविधियां क्या हैं। जिन आर्थिक गतिविधियों में लोग प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के उत्पादन के लिए प्रकृति पर निर्भर रहते हैं उन्हें प्राथमिक गतिविधियां या प्राथमिक क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियां कहते हैं। दोस्तों, इसको आप बहुत भली भांति परिभाषा को याद रखिएगा और इनके एग्जाम्पल को भी एग्जाम में आता है। जिन आर्थिक गतिविधियों में लोग प्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के लिए प्रकृति पर निर्भर रहते हैं उन्हें प्राथमिक गतिविधियां प्राथमिक क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियां कहते हैं। यानी डायरेक्ट रूप से वस्तु के उत्पादन के लिए प्रकृति पर निर्भर रहते हैं। उदाहरण के लिए कृषि क्षेत्र में अन्न और सब्जियों की खेती। देखिए, डायरेक्ट उत्पादन के लिए प्रकृति पर निर्भर है। जंगलों से लकड़ी एकत्रित करना,
खदानों से कोयला निकालना, कोयला प्राकृतिक रूप में है, निकाल रहे हैं। मत्स्य पालन से मछलियां, ये भी देखिए आप, प्राकृतिक मछली पाई जाती है, उत्पादन में है। कुक्कुट पालन भी, फार्म से अंडे प्राप्त करना आदि सभी प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियां हैं। मत्स्य पालन प्राथमिक क्षेत्र, कुक्कुट पालन भी प्राथमिक क्षेत्र, और खदानों से कोयला निकालना भी प्राथमिक क्षेत्र है। प्राथमिक क्षेत्र उन गतिविधियों का समूह जिसमें प्रकृति से सीधे कच्चे माल का निष्कर्षण शामिल है, जैसे कृषि, मत्स्य पालन, वानिकी इत्यादि। ये आप परिभाषा याद रखें, ये आईएएस तक के एग्जाम में डायरेक्ट सवाल पूछा जाता है। आर्थिक गतिविधियों में आर्थिक क्षेत्रकों का वर्गीकरण। प्राथमिक क्षेत्र आप देखिए, कृषि कार्य, खनन किया जा रहा है, मछली पकड़ा जा रहा है, कुक्कुट पालन किया जा रहा है, ये वनों में वनों की कटाई किया जा रहा है। वहीं अगर हम बात करें द्वितीय क्षेत्र, तो ये विनिर्माण क्षेत्र होते हैं। विनिर्माण निर्माण क्षेत्र हो गए, जल आपूर्ति क्षेत्र हो गए, सौर ऊर्जा संबंधित हो गए, और विद्युत उत्पादन संबंधित हो गए। तृतीय क्षेत्र होता है वो सेवा से संबंधित होता है, स्वास्थ्य देखभाल, व्यापार और उपयोगी सामग्री, संचार हो गया, और बैंकिंग सिस्टम हो गया, तथा परिवहन हो गया। कृषि, खनन, मछली पकड़ना, पशुपालन, वानिकी इत्यादि कुछ मुख्य प्राथमिक गतिविधियां हैं। नीचे प्राथमिक क्षेत्रों के विभिन्न प्रकार की गतिविधियां दी गई हैं। ग्रीन हाउस कृषि, खनन, मत्स्य पालन, वानिकी और पशुपालन। फिर आगे देखते हैं द्वितीयक गतिविधियां। ऐसी आर्थिक गतिविधियां जिनमें लोग प्राथमिक क्षेत्रक पर आधारित वस्तुओं को रूपांतरित करके अन्य वस्तु का उत्पादन करते हैं। दोस्तों, द्वितीयक क्षेत्र वो है जो प्राथमिक क्षेत्रों की वस्तुओं का प्रयोग करके उनका रूपांतरित करके कुछ और बनाते हैं, उन्हें द्वितीयक गतिविधियां कहते हैं। द्वितीयक क्षेत्र में भवनों, सड़कों आदि का निर्माण, पानी, बिजली, गैस जैसी वस्तुओं को प्रदान करना शामिल है। इसमें उद्योगों तथा उत्पादन इकाइयों में उत्पादों का विनिर्माण भी सम्मिलित है, जिसमें प्राथमिक क्षेत्र से कच्ची सामग्री को रूपांतरित करके बेचते हैं या स्वयं उपभोग करते हैं। द्वितीयक क्षेत्र की गतिविधियों के कुछ उदाहरणों में कृषि क्षेत्र से प्राप्त अनाजों से मिलों में आटा तैयार करना, मूंगफली से तेल निकालना, चाय की पत्तियों से चाय तैयार करना। इस प्रकार जंगल से लकड़ी से फर्नीचर और कागज बनाते हैं, कपास से कपड़े तैयार करते हैं, लौह अयस्क से इस्पात बनता है, कार, ट्रक इत्यादि मोटर वाहन बनते हैं। द्वितीयक क्षेत्र उन गतिविधियों का समूह जिनमें प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त कच्ची सामग्रियों के प्रसंस्करण द्वारा इसे बिक्री या उपभोग हेतु उत्पादों में परिवर्तित करना सम्मिलित है। आप देख सकते हैं एग्जाम्पल, मोटर वाहन कारखाना है, वस्त्र कारखाना है, औषधि कारखाना है, फर्नीचर निर्माण इकाई है। ध्यान रखें, भारत में 2022 के दौरान उत्पादित इकाइयों की संख्या, यात्री वाहन कार 45 लाख, वाणिज्यिक वाहन 10 लाख, तीन पहिया 8.6 लाख, और दो पहिया 2 करोड़। तृतीयक गतिविधियां। तृतीय गतिविधियां उन गतिविधियों का समूह जिसमें प्राथमिक तथा द्वितीयक क्षेत्रकों के संपूरक के रूप में इन्हें सहायता प्रदान करने वाली सेवाओं का प्रावधान होता है, जैसे परिवहन, बैंकिंग, व्यवसाय प्रबंधन आदि। वे सभी गतिविधियां जो प्राथमिक और द्वितीयक गतिविधियों में सम्मिलित लोगों को सहायता करती हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं, जो प्राथमिक और द्वितीयक गतिविधियों में सम्मिलित लोगों को सहायता करती हैं। उदाहरण के लिए इनमें सहायता करती हैं, उन्हें तृतीयक
आर्थिक गतिविधियां तृतीय क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियां कहते हैं। इनमें ऐसी सेवाएं सम्मिलित हैं जिन्हें देखा नहीं जा सकता, लेकिन यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जैसे एक ट्रक चालक अनाज सब्जियों को खेत से उद्योग या बाजार में ले जाता है। फल या सब्जियों के विक्रेता कृषि उपज को घरेलू उपभोक्ता को बेचते हैं। इसी प्रकार चिकित्सक, नर्स, शिक्षक, अधिवक्ता, विमान चालक अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं जहां लोगों को इनकी आवश्यकता होती है। तकनीशियन इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं जैसे मोबाइल फोन, टेलीविजन इत्यादि की भी मरम्मत और सुधार का कार्य करते हैं। मैकेनिक जो कार तथा ट्रैक्टर जैसे वाहनों की मरम्मत करते हैं, और बिजली मिस्त्री जो बिजली की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करते हैं। इनकी सेवाएं हमारे जीवन को सरल बनाती हैं। इस प्रकार मोबाइल और इंटरनेट के माध्यम से संचार सेवाएं, सॉफ्टवेयर तैयार करना, होटलों, रेस्तरां, बैंक, विद्यालय, चिकित्सालय, हवाई अड्डे, दुकानें, गोदाम इत्यादि, यह सभी तृतीय क्षेत्र की गतिविधियों के उदाहरण हैं। इन इस क्षेत्रों को सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। गोदाम क्या है? वेयर हाउस विशाल इमारतें जिसमें उत्पादों को बेचने, उपयोग करने या दुकानों में किराए पर देने से पहले रखा जाता है। आप देख सकते हैं तृतीय क्षेत्र के कुछ उदाहरण: सॉफ्टवेयर तैयार करना, रेस्तरां में सेवाएं देना, हवाई अड्डों पर सेवाएं देना, खुदरा भंडार। क्षेत्र को पर परस्पर निर्भरता। तीनों प्रकार की आर्थिक गतिविधियां या आर्थिक क्षेत्र प्राकृतिक कच्चे माल को अंतिम उत्पाद में परिवर्तित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आइए गुजरात के आणंद जिले में एक गांव का काल्पनिक भ्रमण करते हैं और एक रोचक उदाहरण का अध्ययन करते हैं जहां हम समझेंगे कि तीनों क्षेत्र कैसे परस्पर संबंधित हैं और एक दूसरे को सहयोग करते हैं। डेयरी एक ऐसा स्थान जहां दूध को एकत्रित तथा उसका भंडार किया जाता है। डेयरी क्या है? एक ऐसा स्थान जहां दूध को एकत्र किया जाता है, भंडार किया जाता है। बिचौलिया जो व्यक्ति जो उत्पादकों से सामान खरीदते हैं और उपभोक्ता को बेचते हैं। बिचौलिया इस सेवा के लिए शुल्क लेते हैं। किसान मान लीजिए सब्जी उगाया, फिर एक यहाँ बिचौलिया होगा जो किसान से लेगा, ये ले जाएगा शहरों में, डोर टू डोर, घर के दरवाजे सामने बेच रहा है, तो बिचौलिया हो गया। डेयरी सहकारिता खेत से थाली तक। इन दिनों गुजरात के किसान प्रातःकाल दूध की बाल्टियां टकराते और अपने सबसे अच्छे मित्रों गायों और भैंसों की खुशी में रभाने की आवाज सुनते हैं। किसानों और उनके परिवारों के जीवन में गायों का एक विशेष स्थान है। किसान गायों का दूध दुहते हैं और अपने आसपास की डेयरी में बेचते हैं। माह के अंत में उन्हें दूध की गुणवत्ता और तौल के आधार पर इसका भुगतान किया जाता है। हालांकि 50 साल पहले ऐसी स्थिति नहीं थी। यह आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड अमूल नाम के एक दुग्ध सहकारी संघ की रोचक कहानी है। 1940 के आरंभ में आणंद जिले के किसान अपना दूध आसपास के गांव में बेचते थे। ये चिलचिलाती गर्मी में दूध बेचने के लिए नजदीक के गांव तक साइकिल से पैदल जाया करते थे। आप जानते हैं कि बहुत गर्म मौसम में दूध जल्दी खराब हो जाता है या फट जाता है। किसानों को दूध खराब होने से पहले जल्द से जल्द बेचना पड़ता था। उन्हें कठिन परिश्रम करने के बाद भी बेहद कम आमदनी होती थी, इसलिए उन्हें बिचौलियों पर निर्भर रहना पड़ता था जो किसानों से बहुत कम कीमत पर अधिक मात्रा में दूध खरीदते और इसे बाजार में बेच देते थे। कई बार किसान बिचौलियों के कारण ठगा या उत्पीड़ित अनुभव करते थे। वर्गीस कुरियन, आप इनको देख रहे होंगे, यही दूध की क्रांति लाने वाले व्यक्ति हैं और ये हैं त्रिभुवन दास पटेल। तो वर्गीस कुरियन ही दूध उत्पादन में क्रांति लाए हैं भारत में। एक दिन सभी किसान मिलकर देश के एक बड़े नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास अपनी समस्याएं लेकर मिलने गए। उन्होंने स्वेच्छा से कार्य करने और बिचौलियों पर निर्भरता को रोकने के लिए एक सहकारी संगठन बनाने का परामर्श दिया। एक सहकारी संगठन की तरह किसान एक समूह के रूप में दूध की बिक्री और खरीद कर सकते थे तो दूध के संग्रह, प्रसंस्करण और वितरण के लिए पूरी प्रक्रिया को अच्छी तरह संभाल सकते थे। किसानों ने सरदार पटेल का परामर्श माना। अमूल की स्थापना 1946 में श्री त्रिभुवन दास पटेल, अधिवक्ता और स्वतंत्रता सेनानी, डॉक्टर वर्गीस कुरियन, एक इंजीनियर जो मुंबई में एक डेयरी कारखाने में काम करते थे, के नेतृत्व में की गई।
1946 में की गई थी डॉक्टर वर्गीज कुरियन और त्रिभुवन दास पटेल। इन इस प्रयास ने किसानों विशेषकर महिलाओं को एकजुट किया और दूध के उत्पादन और बिक्री पर उनका नियंत्रण बढ़ा। दूध उत्पादन उत्पादकों ने सभी मामलों पर सामूहिक रूप से निर्णय लिए और दूध का उत्पादन पाश्चुरीकरण और बिक्री, इन कार्यों को सभी ने आपस में साझा किया, जिसके कारण इन सभी को आमदनी बढ़ी और उन्हें अब बिचौलियों की जरूरत नहीं थी और एक बड़ा परिवार बन गया। जैसे जैसे किसानों ने सहकारी संगठनों के लाभों को देखा, वे साथ में जोड़ते चले गए और जब दूध की मात्रा अधिक हो गई तब किसानों ने इससे अन्य उत्पाद भी बनाने का निर्णय लिया। उन्होंने आणंद में एक दुग्ध प्रसंस्करण कारखाना स्थापित किया तथा मक्खन और दूध का पाउडर बनाना आरंभ किया। वर्तमान में इस सहकारी संगठन के पास अनेक दूध प्रसंस्करण संयंत्र और कारखाने हैं जो भारत के सभी भागों में अनेक प्रकार के उत्पाद तैयार करते हैं और इसके बाद इन उत्पादों का विपणन किया जाता है। पूरे देश की छोटी और बड़ी खुदरा दुकानों में इनकी बिक्री होती है। वास्तव में ये विश्व के अनेक देशों में अपने उत्पादों का निर्यात भी करते हैं। है ना आश्चर्य की बात? क्या आप इनमें से कुछ का नाम बता सकते हैं? इस रोचक कहानी में इस सहकारी संगठन के किसान अपनी गायों को बेचने के लिए दोहते हैं। इस प्रकार की गतिविधि को प्राथमिक क्षेत्र की आर्थिक गतिविधि कहते हैं, क्योंकि दुग्ध उत्पाद एक प्राकृतिक स्रोत से प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त किया जाता है। इनमें इसके बाद दूध को प्रसंस्कृत किया जाता है और कारखानों के एक रूप से अन्य खाद्य रूपों जैसे दूध का पाउडर, घी, पनीर, मक्खन अनेक अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है। इन आर्थिक गतिविधियों को द्वितीय क्षेत्र रूप में वर्गीकृत किया जाएगा। अमूल अपने द्वारा निर्मित सभी उत्पादों का क्या करता है? यह इन्हें विभिन्न स्थानों पर बेचता है। अमूल अपने उत्पादों को बिक्री के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने हेतु ट्रकों, लॉरियों, रेल, वायुयान परिवहन का प्रयोग करता है। इसके द्वारा खुदरा भंडारों की स्थापना की जाती है, जिससे गुजरात और भारत के अन्य राज्यों के कस्बों, नगरों, गांवों की दुकानों में दूध तथा दूध के उत्पादों की आपूर्ति की जाती है। यहाँ परिवहन, विपणन और खुदरा विक्रेता तृतीय गतिविधियों से सम्मिलित हैं। दोस्तों, यहाँ कुछ शब्दावली दी गई थी, उसको भी आप समझ सकते हैं। जैसे बिचौलिया हमने समझ लिया था। सहकारी संगठन क्या है? व्यक्तियों का एक समूह जब स्वेच्छा से एक साथ आकर औपचारिक तरीके से अपनी आर्थिक तथा सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करता है। समूह के सभी सदस्य सहकारी संगठन के स्वामी होते हैं और उनकी द्वारा सामूहिक रूप से निर्णय लिए जाते हैं। पाश्चुरीकरण क्या होता है? ऐसी प्रक्रिया जिसमें दूध को एक निश्चित तापमान पर गर्म किया जाता है। याद रखिएगा, पाश्चुरीकरण क्या होता है? एक निश्चित तापमान पर गर्म किया जाता है ताकि इसके हानिकारक बैक्टीरिया को नष्ट करके इसे संरक्षित किया जा सके। कारखाना क्या है? भवन या भवनों का समूह जहां वस्तुओं का निर्माण किया जाता है या विभिन्न घटकों को एक साथ मिलाकर अंतिम उत्पाद तैयार किया जाता है। खुदरा क्या है? माल की बिक्री को थोड़ी मात्रा में अंतिम उपभोक्ताओं तक पहुंचाना और जिसका उद्देश्य माल का पुनर्विक्रय नहीं है। उसके बाद माल पुनर्विक्रय नहीं होता, सीधा उपभोक्ता के हाथ में जाता है। निर्यात वस्तुओं और सेवाओं जो किसी देश में उत्पादित होती है और इन्हें किसी अन्य देश के क्रेताओं या उपभोक्ताओं को बेचा जाता है। ध्यान रखें, अमूल के समान कर्नाटक में नंदिनी, दिल्ली रांची राजधानी में मदर डेयरी, तमिलनाडु में आविन, आंध्र प्रदेश में विजया, नागालैंड में केवी, बिहार में सुधा, पंजाब में वारका आदि नाम से अनेक सहकारी दुग्ध संगठन हैं। क्या आप अपने आसपास किसी सहकारी संगठन का नाम बता सकते हैं जिसने किसानों, अशक्त लोगों, महिलाओं को एकत्र करके उनके जीवन में वृद्धि किया हो? कुछ नाम याद रखें। कर्नाटका में नंदिनी है, दिल्ली में मदर डेयरी है, तमिलनाडु में
अविन है, आंध्र प्रदेश से विजया है, नागालैंड से केबी है, बिहार में सुधा है। नीचे दिए गए चित्रों के माध्यम से आइए जानें कि आपकी पाठ्य पुस्तकें कैसे बनती हैं। यह चित्र दर्शाते हैं कैसे लुगदी को कागज और उसके बाद एक कागज पर मुद्रण करके पाठ्य पुस्तकों में परिवर्तित किया जाता है। एक पेड़ कटा, फिर पेड़ को ऐसे छोटे टुकड़ों में काट करके भंडारण किया रखा गया, फिर यहाँ से ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं। फिर एक कंपनी में आए, जहाँ पे एक कागज के रूप में बने, फिर रंगीन कागज बने, फिर इनका मुद्रण किया गया और एक किताब बन गए। पेड़ों से लुगदी निकालने से लेकर अंततः पाठ्यपुस्तक तैयार करने तक इस प्रक्रिया की कोई भी गतिविधि संभव नहीं होती अगर तीनों क्षेत्रकों का एक साथ कार्य नहीं करते। प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र जो डायरेक्ट उत्पादन से संबंधित, वो प्रकृति से उत्पादन करे, उसे कहते हैं द्वितीयक। जो प्राथमिक उत्पाद को लेकर के उनका प्रसंस्करण करे। तृतीय जो उसको उपभोक्ता तक पहुंचाए, सेवाएं दे, उसे कहते हैं। ध्यान रहे इन दिनों प्रयोग हुए कागज को पुनर्चक्रण कर नया कागज बनाया जाता है। केवल 1 टन कागज का पुनर्चक्रण करने से 17 पेड़ों या 2.5 घन मीटर लैंडफिल स्थान की बचत की जा सकती है, जहां अपशिष्ट को डाला जाता है। पेड़ों को काट कर कागज के नए उत्पाद बनाने की जगह पुनर्चक्रित किए गए कागज का उपयोग करने से 70% ऊर्जा और पानी की बचत होती है। सोचिए, आप जो किताब पढ़ते हैं रद्दी हो जाए तो उसको बेच दे ताकि वो फिर से रिसाइकिल हो सके। आपके विद्यालय की कक्षाओं में और कार्यालयों में हम कागज का विभिन्न प्रकार के विवेकपूर्ण उपयोग कैसे कर सकते हैं। हमें कागज का बहुत ही विवेकपूर्ण रूप से प्रयोग करना चाहिए, न कि आलतू फालतू कार्यों में। आगे बढ़ने से पहले इस अध्याय में हमने आर्थिक गतिविधियों के 3 क्षेत्रकों के बारे में सीखा है। विभिन्न उदाहरणों और चित्रों से तीनों प्रकार के आर्थिक गतिविधियों क्षेत्रकों, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक की भिन्नता, उनकी परस्पर निर्भरता को समझने में सहायता मिली है। प्राथमिक क्षेत्र क्या है, द्वितीयक क्षेत्र से किस प्रकार भिन्न है, 2 उदाहरण दीजिए। द्वितीयक क्षेत्र किस प्रकार तृतीयक क्षेत्र पर निर्भर है, उदाहरण समझाइए। प्राथमिक क्षेत्र क्या है, जो डायरेक्ट उत्पादन से संबंधित हो और उत्पादन प्रकृति से हो। द्वितीयक क्षेत्र किस प्रकार भिन्न है, द्वितीयक क्षेत्र जो होते हैं वो प्राथमिक उत्पादों का प्रयोग करके एक नया उत्पाद बनाते हैं। जैसे दूध से दही बनाया जाता है, जैसे जैसे आपका पेड़ से कागज बनाया जाता है। द्वितीयक क्षेत्र किस प्रकार तृतीयक से पर निर्भर है। द्वितीयक क्षेत्र मान ली दही बन गई, कागज बन गया, लेकिन अब इनको ट्रांसपोर्ट करना है और खुदरा बाजार तक पहुंचाना और फिर लोगों तक वितरण जो होगा तृतीयक क्षेत्र के बिना नहीं हो सकता। प्राथमिक और द्वितीयक तृतीयक क्षेत्रकों के बीच परस्पर निर्भरता का एक उदाहरण दीजिए। जैसे इस चैप्टर में था अमूल दूध। दोस्तों ये यहीं तक था। आगे हम अब क्लास 7 पे पहुंच जाएंगे। आप पढ़िए और उत्तर प्रश्नों को सोचिए। जो इस पूरे एनसीईआरटी लिखने का उद्देश्य है, रचनात्मक दृष्टिकोण को जन्म देना। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए धन्यवाद।